Myself, Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, Magad University, Bodh Gaya, Bihar. द रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के प्रथम खंड में मैंने रूसी क्रांति सन 1917 के कारणों पर एक चर्चा आप सभी से की थी। आज इस चर्चा को उसके पश्चात हम आगे बढ़ाते हैं। रूस में सन 1917 के मार्च महीने में जो क्रांति हुई, उस क्रांति को कराने में रूस के श्रमिक और किसान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी। लेकिन कालांतर में जो अस्थायी सरकार बनी, उसमें प्रतिनिधित्व मध्यम वर्गीय लोगों के हाथों में आ गया और यह अस्थायी सरकार हम देखते हैं कि तत्कालीन समय में रूस के 3 प्रमुख दलों की एक गुटबंदी थी। प्रिंस लुआव प्रधानमंत्री बने थे, जो कि व्यापारियों और जमींदारों के प्रतिनिधि माने जाते थे। इसी प्रकार संवैधानिक प्रजातांत्रिक दल से पॉल मिलियुकोव, समाजवादी दल से केरेंस्की और बुचकाव मंत्री बने थे। इन लोगों का संवैधानिक शासन पद्धति में विश्वास था और इन लोगों ने क्रांति के पश्चात जो अस्थायी सरकार बनी, उसके माध्यम से रूस में कुछ सुधारों का एक सूत्रपात किया, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से हम पाते हैं कि नागरिकों को समान अधिकार दिया गया, उन्हें संघ गठन की स्वतंत्रता दी गई और धर्म तथा प्रकाशन की भी स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त नवीन संविधान के निर्माण के लिए एक सभा का गठन भी इस अस्थायी सरकार के द्वारा किया गया। रूस में यहूदियों को पूर्व प्रदत्त अधिकार फिर से प्रदान कर दिया गया और जार के द्वारा बनाए गए यहूदी विरोधी नियम को स्थगित करने का फैसला किया गया। तत्कालीन समय में जितने भी राजनीतिक बंदी थे, उनको रिहा कर दिया गया। जिन लोगों को साइबेरिया में बहिष्कृत किया गया था, उनको घर वापसी का निर्देश दिया गया और यह कहा गया कि बगैर पूर्ण जानकारी के पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। इस अस्थायी सरकार ने रूस में एक वयस्क मतदान प्रणाली को लागू किया और यह भी कहा कि हम फिनलैंड को संवैधानिक अधिकार फिर से दिलाएंगे। इसके अलावा पोलैंड को ऑटोनॉमी देने की बात कही गई। पोलैंड के पार्टीशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। पोलैंड पर उसके 3 पड़ोसी, एक तरफ रूस, दूसरी तरफ प्रशा और एक तरफ ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने 3 चरणों में पोलैंड का विभाजन कर लिया था। इसी पोलैंड को स्वायत्तता देने की बात इस अस्थायी सरकार ने की और कहा कि शीघ्र ही हम एक नवीन संविधान की संरचना करेंगे। लेकिन अस्थायी सरकार के सामने यह काम आसान नहीं था, बल्कि उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि यह सरकार एक गठबंधन की सरकार थी, जिसमें अलग अलग दल थे और इन दलों के आदर्श भी अलग अलग थे। सरकार जहां एक और युद्ध जारी रखना चाहती थी, वहीं रूसी सैनिक युद्ध जारी करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि क्रीमिया युद्ध से हम देखते चले आ रहे हैं कि उनकी निरंतर पराजय होती रही। 1853 से 1856 के बीच होने वाले क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई। सन 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई और प्रथम विश्व युद्ध में भी उसे कई मोर्चों पर हार का मुख देखना पड़ा। इस प्रकार हमने पाया कि सरकार एक और चाहती थी युद्ध जारी रहे, लेकिन सैनिक ऐसा नहीं चाहते थे। दूसरी ओर समाजवादियों का भी कट्टर विरोध दर्ज किया जा रहा था। श्रमिकों ने सोवियत का गठन कर लिया था और वे इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि हम पुरातन व्यवस्था को उखाड़ कर ही दम लेंगे। मजदूरों और श्रमिकों तथा सरकार के बीच मतांतर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे
समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में मजदूरों को राजनीतिक मंच पर पहुंचाया जा रहा था। उदार सरकार की असफलता के बाद रूस में शक्ति समाजवादी दल के हाथ में आ गई, जिसका नेतृत्व केरेंस्की ने किया था। केरेंस्की इसके पहले मंत्री थे, लेकिन अब उनके पास नेतृत्व आ गया था और वे चाहते थे कि रूस में अनावश्यक रक्तपात, खून खराबा न हो, क्योंकि केरेंस्की समाजवादी दल के नेता थे और ये खून खराबा के विरोधी थे। वे समाजवाद की स्थापना के लिए संवैधानिक पद्धति को अपनाने के पक्ष में थे। वे युद्ध जारी रखना चाहते थे, लेकिन सम्मानजनक तरीके से उसे बंद करना भी चाहते थे। लेकिन रूस के सैनिक केरेंस्की को सहयोग करने के पक्ष में नहीं थे और इसी बीच जर्मनी ने 2 सितंबर सन 1917 को रीगा पर अधिकार कर लिया। इससे पेट्रोग्राड पर भी खतरा उत्पन्न हो गया और इस बीच केरेंस्की की इच्छा जहां एक ओर थी कि मित्र सेना में रूस को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो, किंतु वह अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। जैसा कि पूर्व में ही मैंने बताया कि निरंतर पराजय से रूस की सेना का हौसला बिल्कुल पस्त हो गया था और उनमें असंतोष व्याप्त हो गया था, क्योंकि जार के शासन काल में रूस के सैनिकों को समय अनुसार साजो सामान नहीं दिया गया था या उनके प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था। दूसरी ओर रूस में हमें पाते हैं कि लेनिन और ट्रोट्स्की के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने केरेंस्की सरकार का निरंतर विरोध करना शुरू कर दिया और जो किसान थे, श्रमिक थे, जो मार्च सन 1917 की क्रांति से नाखुश थे, उन लोगों ने इस बोल्शेविक दल को अपना समर्थन प्रदान करना शुरू कर दिया। बोल्शेविक दल ने किसान और मजदूरों को अपने साथ लेकर 7 नवंबर सन 1917 को पेट्रोग्राड के सरकारी कार्यालय और रेलवे स्टेशन पर अधिकार कर लिया। मजदूरों और किसानों के बोल्शेविक दल के नेतृत्व में इस बढ़ते प्रभाव को देखकर केरेंस्की फरार हो गया और यहां तक कहा जाता है कि उसके कई मंत्रियों को, कई विश्वास पात्रों को उस समय बंदी बना लिया गया। सेना के मुख्यालय पर भी बोल्शेविकों का अधिकार हो गया और इस प्रकार एक रक्तहीन क्रांति के द्वारा हमने ये जाना कि बोल्शेविक दल ने रूस में प्रभुत्व स्थापित कर लिया। रूस की शासन व्यवस्था पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में जैकोबिन्स संख्या में कम थे, इसके बावजूद वे जिरोंदिस्ट पे भारी पड़े थे और सत्ता पर उनका कब्जा हो गया था। जाहिर सी बात है कि इस बोल्शेविक दल के नेता लेनिन थे और वे प्राइम मिनिस्टर बने और उनके सहयोगी ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री का दायित्व दिया गया। इस तरह 1917 की मार्च की क्रांति के द्वारा जारशाही का अंत हुआ था और मिडिल क्लास सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन नवंबर सन 1917 की क्रांति के द्वारा मजदूरों और किसानों के समर्थन से बोल्शेविक दल रूस की सत्ता में काबिज हुई। लेनिन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उसका मूल नाम व्लादिमीर उलियानोव था, लेकिन इतिहास में उसको निकोलाई लेनिन के नाम से जाना जाता है। उसका जन्म 1870 में हुआ था। कजागा विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा प्राप्त की थी और वह एक क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति था। 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग वह गया, वहां समाजवादी दल के प्रभाव में आया और बाद में वह समाजवादी दल का नेता बन गया। 1895 में इसे जेल में बंद कर दिया गया था, यहाँ तक कि साइबेरिया में भी इसे निर्वासित किया गया था, लेकिन 1900 ईस्वी में उसे मुक्त कर दिया गया और बाद में स्विट्जरलैंड जाकर
उसने इस्त्राका नाम के एक न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने विचारों का निरंतर प्रचार और प्रसार किया। जब रूस में 1917 की मार्च क्रांति हुई तो वह स्विट्जरलैंड से रूस आ गया और ट्रोट्स्की के साथ मिलकर उसने बोल्शेविक दल के प्रभाव को बढ़ाने का निरंतर कार्य किया। लेनिन का यह विचार था कि सोवियत सरकार में वह लोग विश्वास करें। इसके अलावा वह प्रतिनिधित्व किसानों को, मजदूरों को और सैनिकों को प्रदान करना चाहता था। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो जमीन जमींदारों के कब्जे में है वह जमीन किसानों को मिले, भूखों को भोजन मिले, सोवियत को शक्ति प्रदान किया जाए और जर्मनी से शांति संबंध स्थापित किया जाए। संवैधानिक कन्वेंशन के लिए चुनाव कराने की बात भी उसने कही थी। ये सारी बातें कठिन अवश्य थी, लेकिन क्योंकि बोल्शेविक इस समय संख्या में कम थे, फिर भी इसने अपने प्रयास से जर्मनी के साथ शांति संबंध स्थापित किए और दिसंबर सन 1917 में ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि जर्मनी के साथ करने में वह सफल रहा। इसके पश्चात रूस के पुनर्निर्माण की ओर इसने अपना ध्यान केंद्रित किया और इस दौरान जुलाई सन 1918 में ऐसी ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें जानकारी मिलती है कि जार निकोलस के परिवार को गोली का निशाना बनाया गया। इसे लाल आतंक, रेड टेरर के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1918 में ही सोवियत संविधान का निर्माण किया गया, उसे लागू किया गया और लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति का अवलंबन रूस में किया और कालांतर में हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि 21 जनवरी सन 1924 को उसका देहांत हो गया। कालांतर में उसका स्थान स्टालिन ने लिया, जिसने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से रूस में कृषि का राष्ट्रीयकरण किया, कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया और शिक्षा की उन्नति के लिए उसने विशेष प्रयास किए ताकि रूस की लिटरेसी रेट तेजी से आगे बढ़े। नया संविधान लागू हुआ और इस प्रकार रूस क्रांति के बाद प्रगति की राह पर आगे बढ़ सका। थैंक यू वेरी मच।